हेलो नमस्कार मित्रों। आज एक बार पुनः आप लोगों के बीच आया हूँ। घटनाक्रम के प्राचीन भारत इतिहास के 50 चुनिंदा प्रश्नों को लेकर, जो कि बीपीएससी सहित सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और यह सारे प्रश्न जो हैं यह बीपीएससी के द्वारा पूछे गए पिछले 7-8 परीक्षाओं का एक समेकन है, सार है। तो आइए शुरू करते हैं मित्र। पहला प्रश्न, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं, अंजीरा से, दंभ सदात से, किली गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो इसका सही उत्तर मेहरगढ़ होगा। मेहरगढ़ प्राचीन जो भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि एवं पशुपालन का आरंभिक स्तर मेहरगढ़ माना गया है, जो कि 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य में मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ का पशुपालन का काल और उससे पहले मानते हैं, 850 ईसा पूर्व मानते हैं। लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित लाहुरा देव, यहाँ से लगभग 7000 से 9000 ईसा पूर्व मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी नवीनतम खोज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मेहरगढ़ जो कहाँ है, अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, और यहाँ पे 7000 से 5500 ईसा पूर्व में गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं मित्र। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग से, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन शताब्दियों में तांबे के औजार के साथ पत्थर के भी औजार के उपकरण का प्रचलन था, उन्हें ही ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाल रंग का हुआ है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़े से अगर विश्लेषण करें तो हड़प्पा निवासी जो थे मिट्टी के बर्तनों पर व्यापक पैमाने का निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर जिन बर्तनों की 2 श्रेणियों में थी, एक तो था डिजाइन वाले बर्तन और दूसरा था चित्रित मृत भांड। ये बहुत ही बार आपको प्राचीन भारत के इतिहास जब पढ़े होंगे तो ये शब्द आया होगा, चित्रित मृत भांड। मृत भांडों के बनाने के लिए मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, और जिनको पकाने के लिए हल्के भूरे लाल रंग का उपयोग, ये रंग ग्रहण कर लेते। जैसे मिट्टी को पकाया जाता था तो लाल रंग का ग्रहण कर लिया जाता था, और इसके ऊपरी हिस्सों पर लाल रंग की पुताई भी की जाती थी। इसलिए अगर ये प्रश्न आता है कि हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी कालीन जो वो मिट्टी के बर्तन होते थे उसका रंग कैसा होता था, तो लाल होता था। ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का किस युग में उसको हम लोग रखेंगे? तो इसको रखा जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले कालखंड प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। पहला भारतीय इतिहास में इसे 2050 से 600 बीसी का कालखंड को आदि ऐतिहासिक काल माना गया है। मैंने भारत में जो आदि ऐतिहासिक काल है वो ईसा से 2500 साल पहले से लेकर के 600 बीसी तक इस काल को रखा गया है।
हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 1750 बीसी में उसका समापन हो गया। इसके पीछे 2-3 कारण बताए जाते हैं। कुछ इतिहासकार इसे बाढ़ की भविष्यवाणी बताते हैं, कुछ पृथ्वी पर होने वाले कुछ भौगोलिक परिवर्तन कर देते हैं। अलग अलग इतिहासकार का मत इस पे अलग अलग है, लेकिन सबका जो काल का निर्धारण लगभग यही है। तो इस काल में लगभग 2500 साल से लेके इस काल तक के समय को हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ईंट से बनी इमारतें। ये उस समय के लिए एक बहुत ही अजूबा कहा जा सकता है कि आज से बीसी में 2500 साल पहले, और आज अगर उसको और जोड़ दिया जाए तो लगभग 5000 साल पहले उस समय भी पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। तो सिंधु घाटी के प्रमुख विशेषताओं में ये था। और नगर नियोजन जो था ये यहाँ के विशेषता था ही। नगर और कस्बे को एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसमें जिप्सम और मोर्टार का प्रयोग किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखेंगे मित्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसको याद रखेंगे, लोथल। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? भगवा नदी के किनारे से, भोगवा नदी कहेंगे, भोगवा नदी के किनारे बसा है। और यह हड़प्पा कालीन सबसे प्रमुख बंदरगाह है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी ऊपर जैसे प्रश्न हमने लोथल के बारे में पढ़ा है, लोथल गुजरात में है। तो और यह एक बंदरगाह भी था जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त कहाँ से हुआ है? बनमाली से हुआ है। और यह प्रश्न 60 से 62 बीपीएससी प्री में पूछा गया था। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो यह बहुत बार पूछा गया है। 66 बीपीएससी में तो है ही, उसके पहले भी पूछा गया है और अन्य परीक्षाओं में भी यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। कालीबंगा याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगंज जिले, इसको याद रखें, राजस्थान के हनुमानगंज जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? और इसके ऑप्शन आपके हैं आर.डी. शर्मा, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स और वी.ए. स्मिथ। तो इसमें से वी.ए. स्मिथ जो थे इससे संबंधित नहीं थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 26-27 से 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे थे। तो इनका नाम तो है ही। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी तथा इनके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान भी थे, जैसे के.एन. दीक्षित थे, अर्नेस्ट मैके थे, ऑरेल स्टेन, ए घोष, जे.पी. जोशी जैसे लोगों ने भी इसमें अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसमें सिर्फ वी.ए. स्मिथ जो थे वह हड़प्पा की खोज से संबंधित नहीं थे। हालांकि वे एक भारतविद और कला साहित्यकार के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे।
अगला प्रश्न है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही है, यही इसका सही उत्तर भी है। बोगजगाई जो है एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाथ देवताओं का आह्वान करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? पुरुषनी नदी। दसराज का युद्ध कहा जाता है 10 राजाओं का युद्ध। वर्तमान में पुरुषनी नदी को रावी नदी कहा जाता है और इसमें जो भारत के राजा थे सुदास, वो 10 राजाओं के संघ को हराया था। आगे बढ़ते हैं मित्र। ऋग्वेद के कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो याद रखेंगे 9वां मंडल है, यह पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ये तो हमको सबको पता है। 9वें मंडल के सभी 114 जो मंत्र हैं वो सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय है जिसे मंजूवत पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है। वर्ण व्यवस्था का जो सबसे पहला उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी जैसे हम लोगों ने सोम के बारे में पढ़ा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोम तथा इस पेय के नामाकृत देवता को। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है या गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद, इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं, ये याद रखेंगे। और यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। 10 मंडलों में जो 3रा मंडल है उसमें यह वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन ने किया है। हम सभी जानते हैं कि भारत में कुल 9 दर्शन की परंपराएं हैं। 9 दर्शन में जो 6 दर्शन हैं उसे हिंदू दर्शन या आस्तिक दर्शन कहा जाता है। इसे षड दर्शन भी कहा जाता है। इस षड दर्शन में योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक के अलावा मीमांसा और वेदांत दर्शन भी होता है। अब जैसे योग दर्शन को हम लोग याद रखेंगे, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि याद रखेंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो न्याय दर्शन का याद रखेंगे गौतम। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? महर्षि कपिल, याद रखेंगे। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कणाद, याद रखेंगे, कणाद। ये चारों हमेशा पूछा जाता है। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल और वैशेषिक दर्शन कणाद। आगे बढ़ते हैं मित्र। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही साधारण लेकिन प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। जैसे देख सकते हैं हम लोग कि 42वीं बीपीएससी में आया, फिर 47वीं में है, फिर 53वीं से 55वीं में भी पूछा गया है। कुंडलग्राम सही उत्तर। वैशाली जिले में कुंडलग्राम है। और कब हुआ था तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे 599 ईस्वी पूर्व में। इनकी माता त्रिशला थी जो कि चेटक गणराज प्रमुख की बहन थी तथा पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इसको याद रखा जाएगा। अभी जो कुछ संस्करण एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म इतना उद्धृत की गई थी। इसी आधार पर अन्य
प्रकाशक भी यही जन्म तिथि को अपने पुस्तक में अंकित कर दिया था, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। तो महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी गौतम बुद्ध से पहले के काल के हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व है। एनसीईआरटी का नवीन जो संस्करण है उसमें महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व ही प्रकाश माना गया है, और अब इसी को ही ऑथेंटिक माना जाएगा कि 599 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई है? तो पावापुरी में हुई है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको याद रखना है। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? तो इसको याद रखेंगे, जमाली। अब महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था, और उनसे एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का विवाह उन्होंने क्षत्रिय कुल के युवक जमाली से किया था, और वही जमाली जो था महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना। लेकिन जमाली ज़्यादा दिन तक उनका शिष्य नहीं रहा, और जमाली ने बाद में उनका विरोध किया और बहुतरवाद नाम की एक संप्रदाय की शुरुआत की। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? तो जमाली था, और यह जमाली उनका कह सकते हैं उनकी बेटी के पति था, अर्थात कि उनका दामाद था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पहल का जो जैन ग्रंथ था, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? तो 14 वर्ष पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, और ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 वर्ष पूर्वों के विषय में जानकारी जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। इसको याद रखा जाएगा मित्र। 21वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान में दिया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब ये होता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया। मतलब कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। इसको हम लोग याद रखेंगे कि 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया, और इस क्रम में उन्होंने अपने 5 सन्यासियों, जो कि उनके साथ ही पहले वो जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन कालांतर में वहाँ से वे लोग भाग निकले, वहाँ उनको छोड़ दिए। लेकिन फिर बुद्ध ने उन्हें खोजते हुए सारनाथ पहुँचे तो सारनाथ में इन्हीं 5 जो कि पहले से उनके शिष्य थे, पहले शिष्य नहीं कहा जाएगा, पहले से उनके साथी थे, उनको उन्होंने उपदेश दिया। और यह उपदेश जो था दुख और दुखों के कारण, दुखों के अंत और उनके समाधान से संबंधित था, जिन्हें 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। बिल्कुल ही आसान है, इसको याद रखा जाएगा। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण का संबंध उनका है कुशीनगर से। उनका जन्म जो है वो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, इसको याद रखेंगे। 563 ईसा पूर्व हुआ था, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है?
तो त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ग्रंथों में से एक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन करके उसको 3 भागों में बांटा गया, इन्हें ही त्रिपिटक कहा जाता है। तो त्रिपिटक में विनय पिटक है जो कि संघ संबंधी नियम एवं आचार की शिक्षाएं हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, महात्मा बुद्ध के वचन है उसमें। और तीसरा है अधिधम्म पिटक, माने दार्शनिक सिद्धांत उसमें है। तो इसको याद रखना होगा। त्रिपिटक या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उसी प्रश्न का ये दूसरा भाग हम कह सकते हैं। जो प्रश्न वो था उसी का ये दूसरा भाग है। तो ये क्या चीज़ है इसको हम लोग देख लें कि त्रिरत्न, वो त्रिपिटक था और ये है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न का संबंध कहाँ से है? तो जैन धर्म से है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं और इसमें सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इन तीनों को ही जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म में समान नहीं है? कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि दोनों में समान नहीं है? अहिंसा तो दोनों पर ही उस कहा गया है। बुद्ध की और महावीर स्वामी दोनों का अगर मुख्य कोई बात रहा है तो अहिंसा के बारे में रहा। वेदों के प्रति उदासीनता, वेद के विरोध में ही दोनों धर्म का उदय हुआ था, तो ये भी सही है। रीति और रिवाजों की अस्वीकृति, ये भी बिल्कुल सही है। और जो सी है ये आत्म दमन, ये दोनों में समान नहीं है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा है? ये तो पांचम है, मतलब कि 5वां है। मतलब अभी जो पेड़ वहाँ दिख रहा है महाबोधि मंदिर में, वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है वह पेड़ नहीं है जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी। यह उस पीढ़ी का 5वां पेड़ है। आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो किसने किया है? आजीवक संप्रदाय के लोगों ने बराबर की जो गुफाएं हैं वहाँ उसमें उन्होंने अपना साधना और ध्यान के लिए चुना था। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आजीवक संप्रदाय जो थे उसके संस्थापक थे मखली गोशाल। मखली गोशाल आरंभ में महावीर के ही शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के कारण इन्होंने महावीर से शिष्यता को त्याग करके अपना एक नवीन संप्रदाय शुरू किया, जिसे ही आजीवक संप्रदाय कहा जाता है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। इसको तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, 48वीं से 52वीं तो पूछा ही गया है। इसके अलावा बहुत सारे परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। ये पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने किया था और इसी ने ही गंगा और सोन के संगम पर अपना एक किला बनाया और किला बना करके इस जगह की शुरुआत की थी, जो कि आज पटना के रूप में विख्यात है और विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन की? तो वही प्रश्न है, उदयन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो वही चीज़ है, उदयन। अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। ये तो आसान सा है, मौर्यों के द्वारा। मौर्य जो था ये इनका क्षेत्र मगध में था। नंद का संबंध भी यहीं से है, पाटलिपुत्र से। गुप्त का भी संबंध यहीं से है। लिच्छवी का संबंध वैशाली गणराज्य से है। अगला प्रश्न देखा जाए, मगध की
प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गृहवर्च, इसको याद रखेंगे हम लोग। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो था बृहद्रथ का वंश था। इसी वंश के प्रथम राजा बृहद्रथ के पुत्र जरासंध था जिसने राजगृह या गृहवर्च को अपना राजधानी बनाया था। इसको याद रखेंगे हम लोग। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसको याद रखेंगे हम लोग कि मगधकालीन जो चिकित्सक में सबसे प्रमुख नाम जीवक का आता है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है? अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा हैं। हर्यक वंश याद रहेगा, याद रखना है। मगध के शासक अजातशत्रु अपने पिता जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उनकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। फिर बाद में इनकी भी हत्या इनके पुत्र उदयन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस वंश को प्रत्यहंता वंश भी कहा जाता है। सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि सेंट्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। इसकी पहचान सबसे पहले विलियम जोन्स ने किया था और यह 48वीं से 52वीं में पूछा भी गया है। विलियम जोन्स से पहले विद्वान थे जिसने सेंट्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंट्रोकोटस मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी उसमें किया हुआ है। ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? मतलब कि ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग तो काफ़ी भारत के सबसे प्राचीनतम लिपि है, उसको पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसने प्राप्त किया? तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा ही प्राप्त किया गया था। इसको याद रखेंगे हम लोग। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र किसका है? तो विष्णुगुप्त या चाणक्य कह सकते हैं, उनका है। ऋग्वेद में तो बहुत सारी अलग अलग मंडल और अलग अलग ऋचाओं के लिए अलग अलग महर्षियों ने किया है। पुराण का संबंध भी उसी तरह है, इसको अलग अलग लोगों ने किया है। तो इंडिका जो है, इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। फिर वही प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज दूत था किसका? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेतन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज में भेजा गया एक यूनानी दूत था, जो कि काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। और जब मेगास्थनीज यहाँ से गया तो उसको बहुत सारे हाथी और तरह तरह के उपहार के द्वारा उसको विदा किया गया। मेगास्थनीज याद रखा जाएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। अगला प्रश्न चलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। बृहद्रथ की ही हत्या करके उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और वहाँ से ब्राह्मण वंश की शुरुआत होती है भारतीय इतिहास में। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख है? याद रखेंगे, जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। इस विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व
आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। यह अभिलेख अब तक संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखना होगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इसको याद रखेंगे, खारवेल। खारवेल कौन था? तो कलिंग के चेदी वंशीय शासक, ये कलिंग के चेदी वंश के शासक थे खारवेल। भारतीय इतिहास में महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा, जो कि अभी प्राचीन उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा का अभिलेख प्राकृत भाषा में, इसको भी याद रखेंगे। यह हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? अभी तो जो पिछला प्रश्न हम लोगों ने देखा है उससे स्पष्ट हो गया है कि किससे है। तो उपयुक्त खारवेल नामक व्यक्ति था, इनका वंश का नाम था महामेघवाहन वंश, और इस वंश के सर्वाधिक शासक थे खारवेल हुए। खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा से होता है। तो यहाँ एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ये चेदी वंश के थे और महामेघवाहन वंश, इसलिए एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को कहा गया है। ये कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। इसको ये भी याद रखेंगे, किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने। और अपनी जो उनकी किताब जो थी, रचना जो थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें सबसे पहले उन्होंने नेपोलियन की संज्ञा दिया है, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया। हुणों को पराजित करने का श्रेय जाता है स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह से परास्त हुए थे हुण लोग। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? अपृहत, तो अपृहत भूमि में दिया हुआ है कि बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगलों वाली भूमि, जोती हुई भूमि, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को ही अपृहत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चीनी यात्री सुंगयुसुन ने भारत की यात्रा की। तो चीनी यात्री सुंगयुसुन ने भारत की यात्रा किया था 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी तक, और 515 से 520 के बीच में आए थे। तो 515 से 520 मतलब कि 518 ईस्वी में भारत आए थे, और 3 वर्षों तक अपने यात्रा के क्रम में बौद्ध धर्म की प्रतियों को एकत्रित किया और पुनः चीन वापस गए। हर्षवर्धन के काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी चीनी यात्री भारत में आए थे उसमें सबसे प्रमुख थे वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए हुए थे। हर्षवर्धन के समय की सब प्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग भारत का आगमन है। उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों के देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों की अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। भारत में तो सुलभ थे, लेकिन चीन और दूसरे जो मुल्क थे वहाँ पे यह चीज़ कि लोग अनायास ये उनके आकर्षण का केंद्र होता था।
और वो लोग आकर के देखा करते थे, जिससे कि बौद्ध धर्म के प्रति जो उनका लगाव था तो उनको खींच करके लाता था यहाँ पे देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही उन्होंने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उन्होंने ग्रंथ भी लिखा था जिसे सीयूकी कहा गया है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो राजतरंगिणी, इसको याद रखेंगे। राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है। और इसकी रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में, इसको भी याद रखेंगे, जय सिंह के शासनकाल में ये किया था। और अर्थशास्त्र यहाँ लिखा है, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? चाणक्य ने किया था, या विष्णुगुप्त भी उनका नाम आता है। इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। पुराण की रचना किसने किया है? तो पुराणों की रचना कई सारे महर्षियों ने किया है। अगला प्रश्न, ओदंतपुर शिक्षा का केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ओदंतपुर या ओदंतपुरी कहीं कहीं लिखा रहता है, यह बिहार का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। तो उम्मीद है कि प्राचीन इतिहास से संबंधित ये 51 प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा बीपीएससी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अपना विचार अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।